नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रदेश के कई भागों में कल रात 2 बार भूकंप के झटके किए गए महसूस। पहला झटका देर शाम 8:52 पर और दूसरा झटका रात 1:57 पर आया। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस चंद्रचूड़ को दिलाएंगी शपथ। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की हुई घोषणा। 10 नवंबर से होंगे नामांकन। मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। और गोरखपुर में गैंगस्टर के तहत 100 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में 1200 से अधिक छात्रों के प्रवेश को लेकर जालसाजी के थे आरोप। 15 से अधिक बैंक खातों के संचालन पर भी लगी रोक। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार रात प्रदेश के कई भागों में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद सहित क्षेत्र के अधिकांश भागों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका देर शाम 8:52 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 थी। वहीं दूसरा भूकंप का झटका रात 1:57 पर आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 थी। दूसरा झटका काफी तेज था और लोग डरकर घरों से बाहर निकल गए। अभी तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस भूकंप का केंद्र भारत नेपाल की सीमा पर नेपाल में था, जो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के नए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है। आज़ादी के इस अमृतकाल में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है, ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है और गौरव बढ़ाने वाली बात है। अगले महीने भारत जब दुनिया के सबसे बड़े और अहम संगठनों में शुमार G20 की अध्यक्षता संभालेगा तो विश्व राजनीति के लिहाज से ये बेहद अहम होगा। G20 की अध्यक्षता संभालने से पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। G20 की वेबसाइट है www.g20.in। इस मौके पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि जो लोगो लॉन्च हुआ है उसमें देशवासियों की अहम भूमिका रही। साथ ही उन्होंने कहा कि ये केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं, बल्कि एक संदेश, एक भावना, एक संकल्प है। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। भारत 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होगा। पीएम ने कहा कि भारत G20 की मेजबानी एक ऐसे समय में संभाल रहा है जब दुनिया के सामने कई तरह के संकट हैं। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज कमिंग at a time of crisis and chaos in the world. The world is going through the after effects of disruptive, once-in-a-century pandemic, conflicts, and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms.
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन 130 करोड़ देशवासियों के शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत इस सम्मेलन को केवल एक डिप्लोमैटिक इवेंट के रूप में नहीं बल्कि दुनिया के प्रति एक विश्वास के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का जिक्र किया और कहा कि प्रकृति और प्रगति एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हमारे लिए निजी जिम्मेदारी बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित देशों के घनिष्ठ रिश्ते रखता है तो विकासशील देशों की चिंताओं को भी समझता है और उसकी अभिव्यक्ति करता है। पीएम ने कहा कि आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है और हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या फिर थर्ड वर्ल्ड न हो बल्कि केवल वन वर्ल्ड। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस चंद्रचूड़ को शपथ दिलाएंगी। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में जज और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश वे रह चुके थे। जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या, सबरीमाला, निजता का अधिकार, आधार की कानूनी वैधता जैसे अहम मामलों में फैसला देने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजीपुर के जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के पैतृक गांव पहुंचे। मोहनपुरा पहुंचकर वहां मनोज सिन्हा के घर पर आयोजित भागवत कथा में समापन अवसर पर उन्होंने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जेपीएस राठौर और दानिश आजाद अंसारी भी शामिल हुए। आदरणीय मनोज सिन्हा जी के बुलावे पर हम सब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण के लिए आए हुए हैं और आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में अपने एलजी के शासनकाल में जिस ढंग से देश को जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे जोड़ने का काम किया है, ये बहुत अद्भुत है और हम सब उन्हें प्रणाम करने के लिए आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है। वहाँ वही लोगों को हक और हुकूक मिल रहे हैं जो गाजीपुर के लोगों को मिल रहे हैं। और जब तक धारा 370 और 35A था तब तक वहाँ लोगों को न प्रधानमंत्री आवास मिल रहा था, न उज्ज्वला गैस मिल रहा था, न आयुष्मान कार्ड जैसी जो सैकड़ों योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं, अब सबको बराबर अधिकार और हक देने का काम जम्मू कश्मीर की जनता को पार्लियामेंट के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 370 और 35 से हटाने के बाद आदरणीय अमित शाह जी के घोषणा के बाद ये संभव हो पाया है। उसको क्रियान्वयन करने का काम आदरणीय गवर्नर साहब वहाँ पर कर रहे हैं। मनोज सिन्हा हमारे छात्र जीवन से मेरे मित्र रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में साथ साथ हम लोगों ने काम किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। गाजीपुर पार्लियामेंट से कई बार पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने योगदान किए हैं और राष्ट्र सेवा में लगातार समाज सेवा के रूप में समर्पित हैं और इसलिए उनके आह्वान पर हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आज इस अवसर पर मैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संपूर्ण प्रदेशवासियों और देशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये समझता हूँ कि पराली की समस्या जितनी नहीं है उससे ज़्यादा वो मीडिया की समस्या है और मीडिया कम से कम इसमें समाधान यदि निकाल दे तो हमारे सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव अपने 2 दिवसीय सहारनपुर दौरे के अंतिम दिन सर्किट हाउस पहुंचे। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य जिसकी जनसंख्या कई छोटे देशों से भी अधिक है, उसे यूपीए के शासन में सालाना मात्र 1900 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की उत्तर प्रदेश सरकार को रेलवे के विकास के लिए रिकॉर्ड तोड़ 14,761 करोड़ रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कार्य हो रहे हैं, रेलवे ने 94,000 रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। इन सब प्रोजेक्ट्स पर इतने तेजी से काम चल रहा है कि जो यूपीए के समय में जो एक दिन में 4 किलोमीटर की नई पटरियां लगती थीं, आज डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 12 किलोमीटर की नई पटरियां लगाने का काम पहले किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जितने बड़े राज्य को, इतने महत्वपूर्ण राज्य को, जिसकी जनसंख्या बहुत सारे देशों से ज़्यादा है, बहुत सारे कई देशों को मिला लें तो भी उसके ज़्यादा जनसंख्या है, उसको रेलवे के लिए यूपीए सरकार के समय
मात्र 1109 करोड़ रुपए दिए जाते थे साल। इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा विशाल जनसमूह, मात्र 1000 करोड़ दिए जाते थे। आज आपकी जानकारी के लिए मैं खुशी के साथ कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में आज रेलवे के लिए उत्तर प्रदेश को रिकॉर्ड 14,761 करोड़ 14,761 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। भारत निर्वाचन आयोग ने मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। नामांकन 10 नवंबर से होंगे, मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसी के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में सभी चुनाव स्थलों में चुनाव प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। ये सीट भाजपा विधायक विक्रम सैनी को न्यायालय से सजा होने के बाद रिक्त हुई है। डीएम सीबी सिंह ने बताया है कि चुनाव आयोग ने खतौली विधानसभा के चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। नामांकन 10 से 17 नवंबर तक होगा। मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसी के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लग गई है। जिले के सभी स्थानों से प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। इसके लिए खतौली क्षेत्र व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में 369 बूथ हैं, 171 मतदान केंद्र हैं। खतौली विधानसभा क्षेत्र में 3,12,240 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खतौली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 2 ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। इनमें आईपीएस राजकृष्ण प्रथी और राजेंद्र कुमार शामिल हैं। हाँ, खतौली विधानसभा का उपचुनाव इसकी घोषणा हो गई आयोग से, क्योंकि अभी जो रिक्त हुई थी सीट उसकी आज अधिसूचना जारी हुई है। तो जिसमें जैसे ही नोटिफिकेशन होता है वैसे ही आदर्श आचार संहिता लग जाती है। तो आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसके बाद जो भी आयोग के आदेश निर्देश के क्रम में कार्रवाई होती है, जो डिफेसमेंट की कार्रवाई, उसके लिए भी टीमें बन गई हैं। वो सब अपना काम कर रही हैं। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो अपना काम कर रही हैं। और आज हम लोगों ने अपने जो भी इलेक्शन से जुड़े हुए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और उसके हिसाब से वो अपनी अपनी तैयारी प्रारंभ कर देंगे। और कुल मिलाकर के आयोग के आदेश के क्रम में जो चुनाव होना है शांतिपूर्ण निर्विघ्न, वो उसके लिए यहाँ के मुजफ्फरनगर का जिला प्रशासन कटिबद्ध है और उसके क्रम में हम लोग अपनी रणनीति बना करके कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आगामी खतौली विधानसभा के बाई इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके डिक्लेयर होते ही आज एमसीसी लागू हो गया है। डिफेसमेंट की कार्रवाई लगातार चल रही है। एसपी क्राइम साहब को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए चुनाव सेल का भी हमारे यहाँ पुलिस में गठन कर दिया गया है और जो डिप्लॉयमेंट प्लान है चुनाव के दिन के लिए वो प्रिपेयर किया जा रहा है और निरोधात्मक कार्रवाई बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों को चिन्हित करके लगातार की जा रही है और 100% जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनको सीएपीएफ से भी आच्छादित किया जाएगा। हमारी सिविल पुलिस, हमारी पीएसी, होमगार्ड के अलावा ये सीएपीएफ के जवान हैं जो इसकी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। इस स्टेबल तैनाती के अतिरिक्त भी हमारी मोबाइल ड्यूटियां भी लगेंगी, जिसमें थाना मोबाइल, अतिरिक्त मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल और पिकेट ड्यूटी, बैरियर ड्यूटी, चाक चौबंद व्यवस्था जो है सेक्टर और जोनल व्यवस्था इसमें लागू की जाएगी। और सोशल मीडिया पे भी लगातार नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर को लगातार संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध भी समय रहते कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, आप सभी के सहयोग से माननीय आयोग के निर्देशन में पूर्ण रूप से निर्विघ्न और पारदर्शी तरीके से सकुशलता से ये पूरा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अपराधियों और माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे अभियान का असर गोरखपुर में देखने को मिला। जनपद में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत राज नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अभिषेक यादव, उनकी पत्नी और बहन की लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क किया है। इसके साथ ही अलग अलग बैंकों में स्थित 15 से अधिक बैंक खातों के संचालन पर भी जिलाधिकारी ने रोक लगा दी है। बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में 1200 से अधिक छात्रों का प्रवेश लेकर जालसाजी के आरोप में डॉक्टर अभिषेक यादव, उनकी पत्नी समेत 5 आरोपी इस समय जेल में हैं। गोरखपुर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विष्णु ने बताया कि कॉलेज संचालक ने बिना मान्यता कॉलेज चलाते हुए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।
मोटी रकम लेकर निर्धारित सीटों से अधिक बच्चों का एडमिशन लिया है। ऐसे में मेडिकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी कुर्क की जा रही है। तिवारीपुर पुलिस ने इस पर रिपोर्ट दी है। जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने आरोपियों की चिन्हित की गई भूमि भवन नर्सिंग कॉलेज को कुर्क करने का आदेश दिया था। जनपद गोरखपुर में एक राज नर्सिंग नाम के एक इंस्टीट्यूट, जिसको पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से भी इन्होंने परमिशन ली थी, जो कि ये बिल्डिंग यहाँ से संचालित होती थी, और इसने लोगों के कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मोटी मोटी रकम लेके इस व्यक्ति ने अपनी जिस संख्या जो इसको अलॉटेड थी उससे कई गुना ज़्यादा एडमिशन देके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे मेडिकल माफिया के खिलाफ आज कई जगहों 9 से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही है, जिसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त की जा रही है। इससे संपत्ति अर्जित करके ये सब प्रॉपर्टी बनाई गई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जो है आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। समाचारों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद जनपद के गन्ना किसान भारत सरकार की डिजिटल क्रांति से जुटकर हाईटेक और स्मार्ट हो रहे हैं। गन्ना किसानों को गन्ना विपणन से संबंधित सभी जानकारियां घर बैठे मोबाइल पर प्राप्त हो रही हैं। पेराई सत्र 2022-23 के लिए किसानों को एसएमएस के माध्यम से गन्ना पर्ची किसानों के मोबाइल पर भी भेजी जा रही है, जिससे जनपद किसान को गन्ना से संबंधित सभी जानकारियां घर बैठे उनके मोबाइल पर ही मिल रही हैं। अब उनको गन्ना विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और गन्ना विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ते। वहीं गन्ना विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गन्ना किसान अपने मोबाइल को चार्ज रखें और मैसेज इनबॉक्स खाली रखें, जिससे सर्वर द्वारा भेजी गई पर्ची उनके मोबाइल नंबर पर समय से प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि एसएमएस गन्ना पर्ची के द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ना माफियाओं से निजात मिली है। एसएमएस पर्ची का जो व्यवस्था है ये कोरोना काल से की गई थी। कोरोना काल में इसका प्रयोग किया गया था, उसमें सफलता मिली काफ़ी, और तभी से एसएमएस पर्ची दी जा रही हैं। इससे किसानों को बहुत ही अच्छी सुविधा प्राप्त हो रही है, घर बैठे उसको पर्ची प्राप्त हो जाती है। पहले किसान को सोसाइटी में आना पड़ता था, जानकारी लेनी पड़ती थी, और जो कागज़ वाली पर्ची थी बीच में मध्यस्थ करने वाले लोग भी गायब कर देते थे। अब एसएमएस पर्ची किसान के सीधे उसके मोबाइल नंबर पर जाती है, मोबाइल से देख के वो अपने तुलवा लेता है। इसमें 72 घंटे का समय रहता है। अगर 72 घंटे के अंदर नहीं तुलवा पाता है तो पर्ची कैंसिल हो जाती है और स्वतः ही रिवैलिड होके 4-5 दिन बाद फिर पहुंच जाती है। पहले जो कागज़ की पर्ची हुआ करती थी उसको किसान को जमा करना पड़ता था, बार बार सोसाइटी भागना पड़ता था। इससे किसान को बहुत ही राहत हो रही है। प्रदेश के एमएसएमई, खादी, ग्राम उद्योग और रेशम, हथकरघा, वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने जनपद फतेहपुर के विभागीय अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से पात्र लाभार्थियों से अधिक लाभान्वित करने और उद्यमियों को मदद करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल नीति 2022 में मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार टेक्सटाइल नीति में नवयुवकों को बढ़ावा देने के लिए 75% की छूट दी है, ताकि टेक्सटाइल में प्रशिक्षित नवयुवकों को अन्य प्रदेश में जाकर नौकरी करने के बजाय स्वरोजगार स्थापित कर सकें। उत्तर प्रदेश में 2022 की जो नई टेक्सटाइल नीति है उसका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा है और उसमें लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमें पूरी संभावना है
कि इस नीति को जिस तरीके से अभी उद्यमियों ने सराहा है, पहली बार टेक्सटाइल नीति में तमाम नवयुवकों को, जो हमारे नौजवान हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 75% तक हमने इस नीति में छूट दी है। पराली प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान को बल मिल रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं उनको पराली प्रबंधन के गुण भी सिखा रहे हैं। जिलाधिकारी नेहा जैन ने फसल अवशेष प्रबंधन किसान जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन के माध्यम से किसानों को गांव-गांव जाकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उप कृषि निदेशक विनोद यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी किसान फसलों के अवशेष न जलाएं। ऐसा करने से प्रदूषण बढ़ता है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। विशेष रूप से सांस के रोगियों के लिए समस्या बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के बदले किसानों को खाद दी जा रही है। किसानों को इस योजना का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में भी पराली का उपयोग होता है, जो कि स्वयं इसकी खरीद करती है। जहाँ तक पराली की बात है, तो जनपद में पराली किसान भाई ना जलाएं, उसके लिए हम लोग व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। इसके तहत इसके पहले हम लोगों ने न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठियाँ करी हैं, जिला अधिकारी महोदय के स्तर पर जनपद स्तरीय गोष्ठी करी गई है, विकास खंड स्तरीय गोष्ठियाँ भी की जा रही हैं, ताकि किसान भाई इस बात से पूरे भिज्ञ हो जाए कि पराली एक बहुमूल्य चीज़ है। किसान भाई उसको जला के ना जलाएं, बल्कि उसका इन सीटू मैनेजमेंट कर दें। बहुत सारे यंत्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसमें कि वो डायरेक्ट नमी है तो सीधे बुआई कर सकते हैं और उनका लाइन से बुआई भी हो जाएगी। जो अवशेष है वो मिट्टी में सड़ करके खाद का काम करेगा। इसके अलावा एक सीटू प्रबंधन की बात हम लोग करते हैं, किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं कि किसान भाई जो पराली है वो गौशालाओं में दान दें। और जहाँ तक वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि अगर हम लोग जो जानवरों को चारा दे रहे हैं उसमें 25% पराली का भी उपयोग करते हैं, तो उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी चारे की समस्या का समाधान होगा। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार वैष्णव द्वारा संचारी रोग, डेंगू आदि की तैयारियों को देखा गया। उन्हें जिले में डेंगू के इलाज को लेकर व्यवस्थाएं ठीक मिली। डॉक्टर देवेंद्र कुमार वैष्णव ने बताया कि जनपद में डेंगू के 12 पुष्ट मामले हैं। तैयारियों को लेकर उन्होंने बताया कि प्रत्येक CHC पर मच्छरदानी के साथ बेड मौजूद है। आवश्यकता पड़ने पर बेडों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक्स, ORS पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इसके अलावा CBC, डेंगू, मलेरिया, एलाइजा टेस्ट की व्यवस्था भी है। हाथरस जनपद में डेंगू के कंफर्म केस की संख्या मात्र 12 है, जिसमें मुरसान ब्लॉक में एक भी कंफर्म केस नहीं है। जहाँ तक तैयारियों की बात है अस्पताल की, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने मच्छरदानी युक्त बेड आरक्षित किए हुए हैं। प्रत्येक CHC पे आवश्यकता पड़ने पर उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पैरासीटामोल टेबलेट, एंटीबायोटिक्स, IV फ्लूइड्स, ORS पाउडर मौजूद हैं। मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में इस्कॉन द्वारा गीता वितरण और दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस्कॉन के वरिष्ठ प्रचारक अकूर प्रभु और जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बंदियों को गीता वितरित की। कार्यक्रम में सबसे पहले भजनों का आयोजन किया गया। अकूर प्रभु द्वारा बंदियों को उपदेश के माध्यम से धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया। साथ ही पाप और पुण्य की भी जानकारी दी गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि जिला कारागार में समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे बंदियों को मानसिक अवसाद न हो और कारागार परिसर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहे। गीता जयंती महोत्सव व दीपोत्सव का कार्यक्रम था। इसके साथ साथ भगवत गीता का ये चौथी बार है जो कि कारागार में वितरण किया जा रहा है। जो विशिष्ट प्रचारक थे श्री अक्रूर दास जी प्रभु जी हैं, उनके द्वारा आज गीता वितरण का, भगवत गीता का वितरण का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ये जो अक्रूर दास जी हैं,
महाराज जी विदेशों में ज़्यादा रहते हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, जापान है, वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। अपने व्यस्त समय में से निकाल करके आज उन्होंने यहाँ का आयोजन और हम लोगों के मध्य बंदियों में जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आयोजन किया है। तो ऐसा लगता है कि आज कारागार में पूरा भक्तिमय, हमारे सभी बंदी भक्तिमय हो गए हैं और जो बंदियों में अवसाद के लक्षण दिखाई देते हैं वो दूर दूर तक अब प्रसन्नता का उनमें जिज्ञासा हो रही है और बंदियों के चेहरे प्रसन्न हैं। ललितपुर जिले के तालबेहट के ग्राम गुंदेरा की बेटी सोनम ने प्रधान बनकर अति पिछड़े गांव के लिए सभी सुविधाएं जुटाई हैं। 22 साल की सोनम ने ग्राम प्रधान बनकर अपने गांव को शासन की योजनाओं का सहयोग लेकर जनपद का मॉडल गांव बनाने की बड़ी तैयारी की है। आज गांव में जहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम से संदेशा भी पहुंचाने लगा है। गांव में साफ पानी के लिए जहां जल प्रबंधन समिति गठित करके रेन रूफ वाटर सिस्टम तैयार कर वर्षा जल संरक्षण की बड़ी पहल शुरू की गई है, वहीं आरओ सोरल वाटर सिस्टम के साथ साथ अमृत सरोवर की स्थापना भी की गई है। गांव भर में अच्छी सड़कों के साथ साथ जहां अत्याधुनिक सुविधा युक्त वातानुकूलित पंचायत भवन भी मिल गया है, वहीं गांव में ही सोलर से चलने वाली आटा चक्की के सुविधा के इंतजाम भी किए गए हैं। सोचा नहीं था जैसा हमारा गांव हुआ है जोरा गुंदेरा का, जिसमें सारी सुविधाएं हमारे प्रधान जी ने कराई। जैसे सचिवालय बनवाया तो सचिवालय में एसी, पंखा और कैमरे, माइक, हर चीज की व्यवस्था बनाई। मॉडल सचिवालय बनवाया कुल मिला के, और गांव की पूरी सड़कें बिल्कुल एपेक्स से बिल्कुल पूरी सही रास्ताएं बन चुकी हैं और सोलर प्लांट भी लगवा दिया है जिसमें चक्की, आटा चक्की भी चलेगी। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा गांव, मॉडल गांव बनवा दिया है। जिला में एक नंबर गांव बनवा दिया है। तालाब में भी बहुत अच्छा सुंदरीकरण करवाया है और गांव में भी बड़ी अच्छी सड़कें करवाई हैं। साफ सफाई में बहुत अच्छे गांव में हमारे गांव में हो रहा है। गंदगी नहीं फैली हुई है। सारे काम से अच्छी सुविधा से बनाए हुए हैं। मात्र 22 साल की उम्र में प्रधान बनी हुई हूँ। हम चाहते अपने गांव को एक उत्तर प्रदेश में मॉडल बनाना चाहते हैं। अपने गांव में एक सचिवालय बनाया जिसमें एसी, वाटर कूलर, मीटिंग हॉल जैसी सारी सुविधाएं का लाभ दिया। गांव के लोगों को यहाँ बाहर न जाना पड़े, इसलिए गांव में एक सोलर आटा चक्की लगाई। गांव की सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए, अच्छी सड़कें बनाई, पानी नलों के पास गंदगी ना फैले इसीलिए सोख्ता गड्ढे बनवाए और अब हमारे गांव में एक बैंक भी खुलने जा रहा है। वर्षों से पानी का संकट झेल रहे महोबा जिले में जल जीवन मिशन योजना नए आयाम स्थापित करने जा रही है, जिसको लेकर प्रमुख सचिव नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव और जल निगम के एमडी डॉक्टर बलकार सिंह ने जिले की कई योजनाओं का निरीक्षण किया। महोबा पहुंचे अफसरों ने शिवहार और लहचूरा के साथ जल जीवन मिशन की कई योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने दिसंबर माह तक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे में तीसरा स्थान पाने वाला महोबा अब की बार पहला स्थान पाएगा, ऐसी उम्मीद है।